हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास में आपका मोस्ट वेलकम करते हैं बेटा। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम पर आधारित कुछ कथन भी कर लिए थे। ठीक है, तो पिछले क्लास में जहां से पढ़ा था अब आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आगे पढ़ना स्टार्ट करते एक 4 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो बोर्ड में कई बार आया है। चलो उसका हेडिंग लगाते हैं बेटा। हेडिंग है राउल्ट के नियम से वाष्प, राउल्ट के नियम से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। ये हेडिंग लगा रहे हैं, राउल्ट के नियम से क्या ज्ञात करना? अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। तो राउल्ट के नियम से कैसे हम अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर पाते हैं, ये देख लेते हैं। तो इसके लिए शुरू करेंगे बेटा राउल्ट के नियम से। चूंकि राउल्ट के नियम से क्या पढ़े हैं बेटा? राउल्ट के नियम से हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? राउल्ट के नियम से पढ़ा था Pa is equals to P naught A into chi A। Pa is equals to P naught A into chi A। P क्या है? दाब। A विलायक, तो इसको क्या बोलेंगे? विलायक का वाष्प दाब। P दाब, A विलायक, नॉट शुद्धता, क्या बोलेंगे? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। काई मोल प्रभाज, A विलायक, विलायक का मोल प्रभाज, है ना। क्या होता था स्टेटमेंट? विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, कि गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास, है ना। चूंकि काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 होता है, किसके लिए? किसी भी द्विअंगी विलयन के लिए। ऐसा डिस्कस किया था। किसी भी द्विअंगी विलयन के लिए हम जानते हैं काई ए प्लस काई बी की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो अगर हम इसको रख दें तो काई ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस काई बी, और इसको यहां रख देते हैं। इसको अगर समीकरण 1 ले लें, इसको समीकरण 2 तो लिख सकते हैं। अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए 1 माइनस काई बी, ऐसा हो जाएगा। अब पी नॉट ए का गुणा कर लेते हैं। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी। पी नॉट ए इंटू काई बी को इधर ले आते हैं, पी ए को उधर ले जाते हैं। पी नॉट ए इंटू काई बी इधर हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे तो लिख सकते हैं काई बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जब हम लिखते हैं पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू काई बी। अभी हम लोगों ने अचीव नहीं किया है जो हमें निकालना था, बट इस स्टेप को समझना जरूरी है। ठीक, ध्यान देंगे पी नॉट ए क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी ए क्या है? विलायक का वाष्प दाब। तो पी नॉट ए माइनस पी ए क्या है? वो है वाष्प दाब में हुई कमी।
वास्तव में कमी को क्या बोलते हैं हम लोग? यहां पर अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको? अवनमन। इस पूरी राशि को कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन, ऊपर वाली राशि को। बट जब हम उसे मूल वाष्प दाब से विलायक के भाग दे देते हैं तो क्या कहते हैं? तो कहते हैं इस पूरी राशि को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब ये आपेक्षिकता वाला जो टर्म है उसे समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से गुजरते हैं। सोच के देखो बच्चों कि अगर किसी बंदे का पर डे इनकम 2000 रुपए है। क्या है? 2000 रुपए। अब 2000 रुपए इनकम है, ज्यादा है या कम है बताना मेरे ख्याल से सही नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि उसका मंथली इनकम 10,000 रुपए है और पर डे इनकम 2000 रुपए है तो ठीक है क्या? बताओ। हाँ, मर जाएगा गा। 10,000 रुपए का टोटल कमाता है, 2000 महीने का खर्चा करता है, डेली का खर्चा करता है, तो 5 दिन में खत्म है और 6वें दिन भीख मांगेगा। बताओ, है ना? उसके पास रहेगा ही नहीं। अभी सोच के देखो, मान लो बंदे का इनकम 50,000 रुपए है और डेली का 2000 का खर्चा। ठीक ठीक लग रहा है नहीं? मतलब कुछ बच भी जाएगा, है ना? ठीक। अब मान लो जो बंदा है उसका इनकम 2 लाख रुपए है और डेली का 2000 खर्चा। ये ठीक नहीं है। थोड़ा और करो, 2,000 करोगे, महीने में 2 लाख कमा रहे हो, दिन में 2,000 खर्चा करोगे का? है? सोच के देखो, अगर बंदे का इनकम 1 करोड़ महीने का हो और 2000 रुपए डेली का खर्चा करे तो कंजूस आदमी एक नंबर का है। क्या फायदा जीने का? मर जा तू। 2000 भी खर्चा नहीं कर पाता, करोड़ों रुपए कमाता है। हाँ ठीक, पैसे क्या लेके जाएगा मरने के बाद? देखो देखो, बंदा तो खर्चा 2,000 कर रहेगा है और हम तुलना कर रहे हैं उसको और बोल रहे हैं एक बार ज्यादा खर्चा कर रहा है, एक बार बहुत कम खर्च कर रहा है ना? हम तुलना किससे कर रहे हैं? उसके इनकम से, है ना? इनकम के हिसाब से खर्चा होना चाहिए, है कि नहीं? तो जब हम मूल राशि से तुलना करते हैं तब पता चलता है कि कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई, है ना? अब सोच के देखो, किसी का इनकम है 2 लाख रुपए साल का। अगर बंदा मेहनत करा और अगले साल उसका इनकम 2,20,000 हो गया तो 20,000 की वृद्धि, जेन्युइन वृद्धि। ठीक, 10% के दर से तो महंगाई भी बढ़ रही है ना? तो उतना मतलब कुछ वृद्धि हुआ नहीं। ठीक, अगर मान लो उस बंदे का इनकम अगले साल हुआ 6 लाख रुपए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत बड़ी बात। 2 लाख से आदमी 6 लाख पे पहुंच गया, 4 लाख ज्यादा, 3 गुना ज्यादा इनकम किया। तो हम क्या कर रहे हैं? उसके इनकम से कंपेयर कर रहे हैं ना। 2 लाख में 20,000 कम है और 2 लाख में 4 लाख बहुत ज्यादा है। कंपैरिजन। ठीक, जब हम बोलते हैं कि शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। क्या बोलते हैं? वाष्प दाब में अवनमन किसे कहते हैं? जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो बने विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम हो जाता है। यह घटना वाष्प दाब में अवनमन कहलाती है। ये पढ़ चुके हैं हम। इसको बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में कमी हुई, पर जब हम उसको मूल वाष्प दाब से भाग दे देंगे तो फिर पता चलेगा कितनी आपेक्षिक कमी हुई। तो अगर हम यहां पर इसके अंश की राशि देखें, अंश में जो है ना, उसको अगर देखें यहां, तो यह है वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन। पर जब हम इस पूरी राशि को एक साथ देखते हैं, इस पूरी राशि को एक साथ, तो इसे कहेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या बोलते हैं इसको? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तुलना कर रहे हैं। ये किसके बराबर होता है भाई? किसके बराबर होता है? काई मतलब मोल प्रभाज, बी मतलब विलेय, काई भी मतलब विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसके मोल प्रभाज के बराबर होता है? विलेय के मोल प्रभाज।
तो काई भी क्या होगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ऐसा होगा ना। काई भी क्या होगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। किन पर डिपेंड करता है, मोलों की संख्या पर। किन पर डिपेंड करता है, मोलों की संख्या पर। और मोलों की संख्या कणों की संख्या पर। मोल मतलब कण। एक मोल में कितने कण होते हैं, एवोगैड्रो नंबर याद होगा, 6.022 गुणा 10⁻23 इतने होते हैं। मतलब मोल के लिए कणों की संख्या निर्भर है। मोलों की संख्या कणों की संख्या पर निर्भर करती है। मोल प्रभाज मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, अतः मोल प्रभाज कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है ना। मोल प्रभाज पर वाष्प में आपेक्षिक अवनमन निर्भर करता है, तो वाष्प में आपेक्षिक अवनमन भी कणों की संख्या पर निर्भर करेगा, है कि नहीं। फिर से सुनना। हाँ, मोलों की संख्या कणों की संख्या पर निर्भर करती है। मोल मतलब कण, ठीक। मोलों की संख्या कणों की संख्या पर निर्भर करती है। मोल प्रभाज मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, तो वो भी कणों की संख्या पर निर्भर करता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज पर निर्भर करता है। मोल प्रभाज मोलों की संख्या और मोलों की संख्या कणों की संख्या पर निर्भर करती है। इसका मतलब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है। और विलयन के वे गुणधर्म जो उसमें उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अणु संख्यक गुणधर्म। क्या कहते हैं उसको बेटा, अणु संख्यक गुणधर्म। हम पढ़ क्या रहे हैं, अणु संख्यक गुणधर्म। अतः वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणु संख्यक गुणधर्म है। बस इसके पहले अगर मैं सिद्ध कीजिए लिख दूं, ठीक, तो तुमको यहां तक बनाना है। सिद्ध कीजिए कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणु संख्यक गुणधर्म है। तो तुम यहां से शुरू करोगे राउल्ट के नियम से, थोड़ा ऊपर से भी शुरू कर सकते हो। पी ए इज प्रोपोर्शनल टू काई ए, मैं बताया हूं पिछले क्लास में, वहां से भी शुरू कर सकते हो। बट यहां से शुरू करके यहां पे खत्म करेंगे और यहां पे लास्ट में लिखेंगे कि वाष्प दाब में, अतः वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करता है, जो विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। मोलों की संख्या मोल और मोल कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अतः वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अतः यह एक अणु संख्यक गुणधर्म है। समझ आया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। पर अभी जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं वो क्या है, तो राउल्ट के नियम से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, तो उसे भी पूरा कर लेते हैं। क्या आया, काई बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। अब इसको आगे सॉल्व करने की दो अलग अलग विधियां। एक विधि से तभी उत्तर सही आता है जब विलयन तनु अंकित प्रश्न बनाते समय, और एक विधि से हमेशा उत्तर सही आता है। पर जिससे तनु विलयन में ही उत्तर सही आता है उसको हमारे बुक में डिराइव किया है, ठीक। पर अंकित प्रश्न बनाने के लिए हम लोग को थोड़ा एक और विधि से भी उसको सॉल्व करना पड़ता है ताकि हम सही उत्तर अंकित प्रश्नों के निकाल सके। तो मैं पहली विधि से सिखा रहा हूं, तनु विलयन वाला जो बुक में है ना। चूंकि मोल प्रभाज काई बी बराबर होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, अतः हम लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है। यहां तक बच्चों इसको मैं समीकरण ले रहा हूं। समीकरण 2 हो चुका है, तो ये समीकरण क्रमांक 3 हो गया, चलो, है ना। इसके बाद दो विधियां हैं, दो विधियों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे ना, ठीक है। तनु विलयन के लिए, कौन से विलयन के, एन बी इज वेरी स्मॉलर देन एन ए।
विलयन क्या आएगा? तनु। तनु विलयन किसे कहते हैं? जिसमें विलय की मात्रा कम हो। क्या हो? विलय की मात्रा कम हो, उसे कौन सा विलयन कहते हैं? तनु। मतलब सोचो कि मान लो तुम्हें किसी के लिए शरबत बनाना है नींबू का, तुमने ड्रम भर पानी लिया और 1 चम्मच शक्कर और घोल दिया, हो गया शरबत, है ना? उसमें आदमी को ड्रम भर पानी पिए तो भी मीठा नहीं लगेगा। समझ रहे? तनु विलयन का थोड़ा सा विलय। एक तो विलय की मात्रा कम है। और एनबी को क्या लिखते हैं हम? WB अपॉन एनबी क्या होता है? WB अपॉन MB। Na क्या होता है? WA अपॉन MA। ऐसा होता है। विलय के भार में हमने अणुभार को भाग दे दिया। देखो, एक तो विलय का भार कम था, WB क्या है? विलय का भार, और उसमें अत्याचार देखो, हमने अणुभार का भाग दे दिया। नहीं, अब मान लो NaOH होता तो कितने का भाग देते? 40 का। एसिडी कम होता तो कितने का भाग देते? 60 का। H2SO4 होता तो कितने का भाग देते? 98 का। ठीक। और मान लो ग्लूकोज होता तो 180 का, और मान लो सुक्रोज होता तो, अभी सुक्रोज का भाग क्या था? शक्कर, 342 का। ये भगवान, किसी छोटी सी राशि को 342 से भाग दे देंगे तो उसका क्या बचेगा रे? कुछ नहीं बचेगा। एक तो है छोटा WB, तो अगर WB छोटा है और उसको MB से भाग दे दें तो बहुत छोटा हो जाएगा। बने छोटा होने से हम उसको क्या करेंगे? नगण्य मान लेंगे। बने छोटा है तो उसको क्या करेंगे? नगण्य मान लेंगे। पर नगण्य मानेंगे कहां? ये क्वेश्चन है। यहां कि यहां? यहां और यहां में क्या फर्क है? यहां वो गुणा में है और यहां वो योग में। मान लो तुमको किसी को 100 रुपए देना है, या तुम्हें किसी से 100 रुपए लेने हैं, ज्यादा समझ आएगा। तुम्हें किसी से कितने रुपए लेने हैं और वो 1 रुपया कम दे, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। हमने 99 दिया था, 1 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है, चल ठीक है, चल जाएगा, है ना? अब मान लो 1 रुपया ज्यादा दे दे तो क्या दिक्कत है? उसको भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1 रुपया ज्यादा दे दिया। 1 रुपए को जोड़ में नगण्य माना जा सकता है। चलो, अगर मान लो मैं और अच्छा बोलूं और छोटी राशि बोलूं, यहां पर मान लो 0.01 है। छी छी, 0.01 रुपए तो दे मत तू जा, है कि नहीं? कौन देगा उतना पैसा और लेगा कौन? पर सोच के देखो, अगर तुम्हें 100 रुपए लेना है और कोई तुम्हें 100 गुणा 0.01 रुपए दे, मतलब 1 रुपया 100 रुपए की जगह लोगे? भाग लूंगा ही नहीं बोलोगे? हैं? 100 रुपए लेना था बे, तू 1 देगा मेरे को, समझ आ रहा है? एकदम नहीं लोगे। तो क्या यहां पे तुम गुणा में इसे नगण्य मान सकते हो? सोच के देखो, अगर 100 बटे 0.01 हो, मतलब जान रहे होगा बाबू का, इधर 2 ठो जीरो और बढ़ जाएगा बच्चा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 100 रुपए की जगह कोई 10,000 रुपए देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। भाग में नगण्य मान सकते हैं? नहीं मान सकते। गुणा में नगण्य मान सकते हैं? नहीं मान सकते। योग में नगण्य मान सकते हैं? एकदम। अंतर में नगण्य मान सकते हैं? एकदम मान सकते हैं। तो कहां नगण्य मानेंगे? योग या अंतर में। गुणा या भाग में किसी छोटी राशि को नगण्य मानना संभव नहीं है। तो बस अब इनको मिटा देते हैं। हाँ, तो आगे लिखें, अतः योग में नगण्य मानने पर क्या हो जाएगा? P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू, इसको छोड़ दो, NB अपॉन NA होगा। नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं बेटा। P0A माइनस PA
अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू क्या था, एन बी अपॉन एन ए। उसी स्टेप को दोबारा नहीं लिखना, पर मैं नए पेज में लिखा तो एक बार रिपीट कर दिया हूं, है ना। पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एन बी को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये पलट के आएगा एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, ठीक है ना। ये हेडिंग क्या डाले थे हम, क्या हेडिंग डाले थे, देखो तो, राउल्ट के नियम से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। किसका ज्ञात करना, अवाष्पशील विलेय का। अवाष्पशील विलेय का, विलेय को कैसे प्रदर्शित करते हैं, बी से। ए विलायक प्रथम घटक विलायक, शेष सभी घटक विलेय। प्रथम घटक क्या है, विलायक है, शेष सभी घटक क्या है, विलेय है। एम मॉलिक्यूलर वेट अणु भार, तो एम बी निकालना है, क्या निकालना है, एम बी। तो एम बी को इधर ले आते हैं, बाकी सबको निकलोगे उधर, एम बी ले आएंगे इधर। उधर क्या आएगा, पी नॉट ए चला गया ऊपर, इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन नीचे में पी नॉट ए माइनस पी ए इंटू डब्ल्यू ए। ये आ गया अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान, ठीक। अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान आ गया, एम बी की वैल्यू आ गई, एम बी इज इक्वल टू होता है पी नॉट ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए इंटू डब्ल्यू ए। ये सूत्र कब सही है, केवल तब सही है जब जो हम लोगों का विलयन है वो तनु है। ये तनु विलयन के लिए, ठीक, क्या है वो, तनु विलयन के लिए। पर हर बार विलयन तनु हो जरूरी थोड़ी नहीं है, वो सांद्र भी हो सकता है ना। सांद्र होगा तो उसमें विलेय की मात्रा बढ़ जाएगी, तब सांद्र होगा। तो अगर कोई सांद्र विलयन है तो उसको हम लोग एक अलग विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो समीकरण 3 लिए थे वहां से स्टार्ट करेंगे, है ना, ठीक। तो समीकरण 3 से ले रहा हूं। एग्जाम में तुम्हें ये वाला हिस्सा बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैं अंकित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक अलग से सूत्र दूंगा जिसमें अनकंडीशनल फॉर्मूला होगा। जैसे कंडीशनल फॉर्मूला है ना, ठीक। जैसे होता है ना, पापा बोलते हैं बेटा अगर 90% आएगा तो तेरे लिए घड़ी खरीद दूंगा, तेरे लिए एप्पल वाला मोबाइल खरीद दूंगा, 14 प्रो मैक्स, आजकल मैक्स भी मिलता है ना, 14 प्रो मैक्स खरीद दूंगा, ऐसा बोलते हैं। कंडीशनल है, 90% आया तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है ना। हम लोग भी भगवान जी को नहीं बोलते हैं हे भगवान मेरे 90 आ जाए, तेरे को 7 नारियल चढ़ाऊंगा। जाने मैंने कभी जन्म में नारियल नहीं देखा भगवान है, उनके पास तो भरा पड़ा है। तुमको सवेरे से शाम तक, दोपहर शाम सवेरे हर समय नारियल चढ़ाए तो तुमको कैसा लगेगा, है नहीं खाऊंगा नारियल टाइप का नहीं लगेगा, ठीक। और हम चढ़ाते रहते हैं, कंडीशनल है वो, है ना। तो एक कंडीशनल फॉर्मूला है क्या, तनु विलयन के लिए। हम एक अनकंडीशनल फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसमें तनु सांद्र कुछ नहीं होगा, सबके लिए लगेगा, कहीं नहीं लगाऊंगा, देखना मैं क्या है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ऐसा है। चलो इसको पलट देते हैं, फ्लिप इट अप, फ्लिप करेंगे, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी, ऐसा होगा, ठीक है ना। अच्छा, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए
इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिख सकते हैं, एन ए अपॉन एन बी प्लस एन बी अपॉन एन बी आएगा, एक कट जाएगा, एन बी अपॉन एन बी क्या आ जाएगा, एक को इधर पक्षांतर कर लेते हैं, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए प्लस का इधर आके क्या हो गया -1 इज इक्वल टू आ गया एन ए अपॉन एन बी। अब इसको सॉल्व करें अगर तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम इसका आएगा पी नॉट ए माइनस पी ए, यहाँ क्या है पी नॉट ए है, माइनस से -1 से गुणा करो पी नॉट ए का माइनस पी नॉट ए, माइनस से गुणा करो माइनस इंटू माइनस प्लस पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, या एन ए एन बी का वैल्यू रख लेते हैं, शुभ काम में देरी क्यों, एन ए क्या आएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए और एन बी क्या है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ऐसा होगा, और ये कट गया, समझ आ रहा है। तो क्या आया, ऊपर पी ए नीचे पी नॉट ए माइनस पी ए और इधर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए डब्ल्यू बी बाई एम बी, यही सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा पी ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू ये चला गया ऊपर एम बी अपॉन डब्ल्यू पी। हम क्या निकाल रहे हैं, अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान, हम क्या निकाल रहे हैं एम बी, तो एम बी को एक तरफ रखते हैं और बाकी सबको दूसरी तरफ, पी ए के साथ ऊपर आ जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन इधर है पी नॉट ए माइनस पी ए इंटू डब्ल्यू ए। एक बार इस फॉर्मूले को निकालते समय हमने कहीं पर कुछ नगण्य माना नहीं, माना, फिर भी आ गया। इस फॉर्मूले को निकालते समय तनु विलयन लिया था, विलेय कम है, नगण्य है, ऐसा है वैसा है, 15 पर 5 लिया था कि नहीं लिया था, है ना। इस फॉर्मूले और उस फॉर्मूले में देखो तो क्या फर्क हैगा, एम बी पी नॉट ए वहां पी है, बाकी डब्ल्यू बी एम ए पी नॉट ए सेम है, पी नॉट ए पी ए, है ना। बहुत सारे जगहों पर इस न्यूमेरिकल की जानकारी नहीं है, बट तुम देखोगे कि जब प्रश्न के सॉल्व हुए हैं, उनका सॉल्यूशन बनाया गया है, तो उसमें पी नॉट ए की जगह आंकड़े में पी ए का उपयोग किया जाता है। तो पी नॉट ए की जगह पी ए का आंकड़ों में उपयोग करने पर लगता ऐसे है जैसे कि गलत डाटा पुट किया गया है, बट कुछ टीचर्स को जानकारी नहीं है, इसलिए वो बोलते हैं कि इसको गलत सॉल्व किया गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, ठीक, बट प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ऐसे सॉल्व करना है। अगर तुमको आंकिक प्रश्न के लिए देखना है तो ये वाला जो सॉल्व है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तनु सांद्र याद नहीं करना पड़ेगा, दोनों के लिए सही आंसर आएगा। इससे भी कुछ प्रश्न में सही आंसर आएंगे, पर वो इसलिए आएंगे क्योंकि वो विलयन एक तनु विलयन होगा। तो इस तरह से बेटा ये वाला जो राउल्ट के नियम से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब बेटा राउल्ट के नियम में हम लोग को क्या डिस्कस करना है, तो उसका ग्राफी निरूपण, है ना। राउल्ट के नियम का डिस्कस करेंगे, ग्राफीय निरूपण। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने राउल्ट के नियम को अच्छे से समझा, ये समझा कि राउल्ट के नियम जो है वो एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, उसकी सहायता से अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान को निकाला। बट राउल्ट के नियम का ग्राफी निरूपण भी उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले बहुत एग्जाम में आया, अभी हाल फिलहाल में नहीं आया, बट कभी भी फिर वापस आ सकता है ना, पुराने फैशन की तरह, है ना। देखना कोई फैशन होता है पुराना, है ना, कुछ दिनों बाद वही फिर लौट जाता है ना। तो ये टॉपिक पहले
कई बार आया है एग्जाम में, अभी हाल फिलहाल में नहीं आया, पर कभी भी वापस लौट सकता है बेटा, है ना, तैयार रहना चाहिए हम लोगों को, है ना। राउल्ट के नियम से अगर हम देखें, क्या लिख सकते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए। अगर मैं यहां पर +0 लिख दूं, +0 में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, +0 क्या होता है, कुछ नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता। और इसका कंपेयर कर दो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, किससे कंपेयर किया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्या है वो, सरल रेखा का समीकरण। किसका समीकरण है, सरल रेखा का समीकरण है। तो कंपैरिजन करने पर हमें मिलता है x की जगह काई a। यहां पे मैं जरूर बताना चाहूंगा कि x और काई में क्या फर्क है, ये काई है और ये x। जब स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो x है, और जब कैपिटल लेटर में स्मॉल x टाइप का लिखते हैं तो उसको काई बोलते हैं, प्रतीक चिन्ह में। ठीक है, जितने भी ग्रीक प्रतीक चिन्ह है सब कैपिटल में होते हैं। जैसे मैं अगर a के बाद x लिखूं तो ये ax हुआ, यहां ये x है, बट जब मैं कैपिटल लेटर के साइज का x लिखूं तो ये क्या है, काई है ना। तो ये तुलनात्मक रूप से समझना जरूरी है। x अगर काई a है, यहां पर तुलना करो, y की जगह क्या है, पी ए है, m की जगह क्या है, पी नॉट ए है, और c की जगह क्या है, 0। तो जिस भी बच्चे को वक्र खींचना आता है, सरल रेखा का वक्र खींचना आता है, 11th में पढ़ के आए होंगे बच्चों, है ना, ठीक, तो वो यहां पर वक्र खींच सकते हैं। कैसे वक्र आएगा देख लेते हैं, है ना। वक्र को खींचने के लिए मैं थोड़ा स्केल ले लेता हूँ, हाँ, और यहां पर मैं 2 अलग अलग अक्ष ले लेता हूं, है ना। ग्राफ क्या है, ग्राफ है तुलना 2 भौतिक राशियों की, हाँ, 2 भौतिक राशियों की तुलना है, 2 अलग अलग अक्ष में हम उनकी तुलना करते हैं। एक कौन सा अक्ष है, x, दूसरा कौन सा अक्ष है, y। x अक्ष में हमने ले लिया काई और y अक्ष में हमने ले लिया p। x अक्ष में क्या ले लिया, काई, y अक्ष में क्या ले लिया, p। काई मतलब क्या होता है, मूल प्रभाज, p मतलब क्या होता है, दाब। अगर हम देखें यहां, काई का न्यूनतम मान कितना है, 0, काई का अधिकतम मान कितना होता है, 1। ये कहानी यहां से शुरू होती है और वहां पे खत्म। समझ आ रहा है कुछ, यहां शुरू होती है और वहां, क्योंकि उससे आगे हो ही नहीं सकती, ये ग्राफ इससे आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभाज का मान कभी 1 से अधिक हो ही नहीं सकता, प्रभाज का मान कभी 0 से कम भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ग्राफ यहां से यहां तक की बीच का ही होगा। ठीक, अगर हम ये जो पॉइंट 1 है इसको मार्क कर लें पैरेलल में, समांतर रूप से इसे मार्क कर ले रहे हैं, ऐसे चिन्हित कर ले रहे हैं। यहां पर काई है 1 है, समझ आ रहा है। तो ये ग्राफ अगर खींचेंगे तो x अक्ष में लेना है काई, y अक्ष में लेना है p, p a लिख सकता हूं इसको काई a लिख सकता हूं। स्पेसिफिक करें तो क्या लिख लेंगे, इधर सतरंगी हो गया था का, बढ़िया से लिख लेते हैं। इधर क्या ले लेते हैं, काई a, इधर क्या ले लेते हैं, पी a, है ना। y अक्ष में काटा गया अंतःखंड क्या है, 0। c बराबर 0 का मतलब यहां से गुजरेगा सरल रेखा। c बराबर 1 होता तो यहां कहीं से गुजरता है, 1 से। c बराबर -1 होता तो यहां कहीं होता, पर c बराबर -1 या +1 नहीं है, कितना है, 0 है, तो o से होकर गुजरेगा। m बराबर p नॉट a, m सरल रेखा की ढाल होती है, प्रवणता भी बोलते हैं हम उसे, ठीक।
अगर m बराबर शून्य है, m बराबर क्या है शून्य, तो ग्राफ होगा x अक्ष के समांतर। ठीक, m बराबर प्लस है, मान लो 1 2 3 4 5, ढाल बढ़ रही, m की वैल्यू ऐसे में ढाल क्या हो रही है, बढ़ रही। फिसल पट्टी में बैठे हो हैं, मान लो तुम एक फिसल पट्टी में बैठे हो, फिसल पट्टी की ढाल कम है, यहां बैठे हो, सरल ही नहीं रहेगा। m का मान बढ़ाए 2, m का मान 3, m का मान 4, अब गिर जाओगे है ना, थोड़ा फुट जाएगा, समझ आ रहा है। m 0, m पॉजिटिव, m नेगेटिव, ऐसा होगा तो क्या होगा, m नेगेटिव, यहां m 0, इधर m पॉजिटिव, यहां m नेगेटिव, ऐसा ग्राफ आएगा नेगेटिव में, ऐसे में पॉजिटिव में आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे मारेंगे। रुको स्केल लेकर के करेंगे अभी हम लोग। बड़ा ही प्यारा सा वक्र आएगा, ये हमने खींच लिया वक्र, थोड़ा सा ध्यान देकर खींचेंगे क्योंकि मैं कुछ अपरिभाषित नहीं करना चाह रहा था। इस लाइन के उधर कुछ नहीं होगा, लाइन के इधर ही होगा। जो खींचा है हमने वो PA की वैल्यू है ना, ठीक, यहां PA की वैल्यू अधिकतम है, चूंकि PA बराबर P नॉट ए इंटू काई होता है, PA इज इक्वल टू P नॉट ए इंटू काई ए होता है। तो अगर काई ए 1 हो तो PA बराबर P नॉट ए होगा, क्योंकि काई ए 1 इंटू P नॉट ए P नॉट ए। तो यहां पर जो दाब है वो क्या होगा, P नॉट ए। ठीक, यहां काई ए शून्य है, इसका मतलब विलायक की अनुपस्थिति, विलायक की अनुपस्थिति। अब विलायक है नहीं तो उसके द्वारा आरोपित दाब क्या होगा, शून्य। जैसे कि तुम्हारे क्लास में कोई तुम्हारा क्लास टीचर है ना, और कोई खतरनाक क्लास टीचर है यार, है ना, पहुंच करके हल्ला करने पे मरते पिटता है। इमेजिन करो ऐसा है, ठीक है, वो ऐसा नहीं कि टीचर टाइप ऐसे पट से मारता है, वो जैसे बाहर मोहल्ले के लोग लड़ते हैं ना, दाग तड़ाग वाला ऐसे मारता है, समझो, है ना। ऐसा कोई टीचर है क्लास में उपस्थित है तो भाई, है ना, ठीक, सनन सट हो जाएंगे सारे बच्चे। हाँ, किसी के पेन का ढक्कन गिरा तो आवाज आएगा। ठीक, शांति से बैठे। और मान लो क्लास टीचर उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है तो क्या उसका कोई दाब होगा, फिर बच्चे अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे और बताएंगे कि वो कितना बढ़िया हल्ला कर सकते हैं, है कि नहीं, और बताना भी चाहिए, है कि नहीं। टीचर है तो उसका दाब, और है नहीं तो काय का दाब, है ना, कोई दाब नहीं होगा। विलायक की अनुपस्थिति में आरोपित दाब कितना है, शून्य, और शुद्ध विलायक की उपस्थिति में, शुद्ध विलायक की उपस्थिति में हमने पढ़ा था, याद करो, काई 1 कब होता है, जब विलायक शुद्ध हो, क्योंकि काई 1 है इसका मतलब काई भी 0 है, विलेय है ही नहीं, और विलेय नहीं है तो विलायक शुद्ध होगा। शुद्ध विलायक की उपस्थिति में आरोपित दाब क्या है, P नॉट ए, और ये क्या है, एक सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसकी तुलना सरल रेखा के समीकरण से किया जा सकता है। तो जब हम ग्राफी निरूपण करेंगे तो ग्राफी निरूपण के लिए अगर मुझे कथन लिखना है, मैं क्या कथन लिखूंगा, सोचते हैं। राउल्ट के नियम का ग्राफी निरूपण करने के लिए आवश्यक जो चित्र है वो प्रदर्शित है, जिसमें x अक्ष में मोल प्रभाज और y अक्ष में वाष्प दाब को लेकर ग्राफ खींचा गया है। वक्र से स्पष्ट है कि विलायक की अनुपस्थिति में विलायक द्वारा आरोपित दाब शून्य है, किंतु शुद्ध विलायक की उपस्थिति में विलायक द्वारा आरोपित वाष्प दाब P नॉट ए है। अतः वक्र, इसको अगर मैं m लिख लूं, वक्र OM विलायक के वाष्प दाब को प्रदर्शित करता है। चूंकि राउल्ट के समीकरण की तुलना सरल रेखा से की जा सकती है, सरल रेखा के समीकरण से की जा सकती है, अतः वक्र OM जो कि एक सरल रेखा है, वह विलायक के वाष्प दाब
को प्रदर्शित करेगा। ये है ग्राफी निरूपण। ठीक, जैसा मैंने विलायक के लिए किया, अगर मैं इसी तरह का विलेय के लिए करना चाहूं तो विलेय के लिए भी बनेगा, है ना। वो इसी प्रकार है। इसके लिए मुझे दो अक्ष लेने पड़ेंगे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष। एक्स अक्ष में मुझे काई लेना पड़ेगा, या काई बी, वाई अक्ष में मुझे पी लेना पड़ेगा। ठीक, यहां पर भी तुम काई ए बराबर काई बी बराबर 0 से काई बी बराबर 1 तक ले सकते हो, है ना, क्योंकि 1 से ज्यादा तो प्रभाज कभी होता ही नहीं। ठीक, यहां अगर तुम ऐसे एक लाइन खींच लो और वक्र बनाओ तो वो भी एक सरल रेखा आएगा, क्योंकि पी बी बराबर भी क्या होता है, पी नॉट बी इंटू काई बी। तो ये पी बी को निरूपित करेगा, ये वैल्यू होगी पी नॉट बी की। ठीक है, तो अगर विलेय के लिए खींचें तो ये मिलेगा, और विलायक के लिए खींचें तो ये मिलेगा। पर हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है बेटा, विलयन है। चैप्टर का नाम क्या है, विलेय या विलायक नहीं। हमको किसके लिए खींचना है, विलयन के लिए। किसके लिए खींचना है, विलयन के लिए। तो हम वक्र खींचने की कोशिश करेंगे किसी विलयन के लिए। तो इसमें पहला जो मैं ले रहा हूं वह वाष्पशील विलेय वाला विलयन, मतलब एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय जो है वो वाष्पशील है, मतलब उसका भी वाष्प बनता है ना, विलेय का भी वाष्प बनता है। जैसे कि पानी में अगर अल्कोहल, एथिल अल्कोहल डाल करके तुम उसे उबालो तो जो वाष्प बनेगा वो न केवल जल का होगा बल्कि उसमें अल्कोहल भी होगा। तो अल्कोहल और जल दोनों का वाष्प वहां पर बनेगा। ठीक, अब इसका वक्र अगर हमको खींचना है तो ऐसे खींच सकते हैं। इज एन इम्पॉर्टेंट वन। ये वक्र आसान जैसा तो कुछ होता नहीं है। कोई भी चीज अगर हमें पता हो तो वो आसान है, नहीं पता हो तो टफ है। यहां मैं काई ए बराबर 0 लिख रहा हूं, यहां कहीं पर काई ए इज इक्वल टू 1 लिखूंगा। अब चूंकि हम पढ़े हैं काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 होता है, तो यदि काई ए बराबर क्या हो, 0 हो, तो काई बी बराबर क्या हो जाएगा, 1। 0 प्लस काई बी इज इक्वल टू 1, तो काई बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यदि काई ए इज इक्वल टू 1 हो तो काई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस काई बी इज इक्वल टू 1, 1 1 ट्रांसफर करो तो काई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो जहां काई ए 1 है वहां काई बी क्या होगा, जहां काई ए 0 है वहां काई बी क्या होगा, 1। और जहां काई ए 1 है वहां काई बी क्या होगा, 0। ठीक है, सिंपल। यहां पे मैं एक रेफरेंस लाइन खींच ले रहा हूं इधर, इस वाले को प्रदर्शित करने के लिए यहां एक रेफरेंस लाइन खींच लेते हैं। ये लाइन जरूरी नहीं है ना, पर खींच भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहां विलायक को प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे, हमें पता है कि एक सरल रेखा आएगा ऐसे, ये जो लाइन है ये विलायक के वाष्प दाब को प्रदर्शित करेगा। ठीक, ये किसको प्रदर्शित करेगा, पीए को। यहां पर जो डाटा है वो क्या है, पी नॉट ए है। इस तरफ हम लोग जो वक्र खींच रहे हैं अभी, है ना, वो किसके किसके बीच में वक्र खींच रहे हैं बेटा, काई मतलब मोल प्रभाज और पी मतलब वाष्प दाब। और पी ए क्या है, विलायक का वाष्प दाब। तो काई ए 0 पर पी ए 0 है और काई ए 1 पर पी ए पी नॉट ए। काई बी 0 पर पी बी क्या होगा, 0।
काई बी 0 पर पी बी क्या होगा 0। इससे पहले वाले पेज में हमने देखा था, क्या देखा था कि काई बी 0 पर पी बी 0 है और काई ए 1 पर पी बी पी नॉट बी है। ठीक, नेक्स्ट पेज में देखो, यहां पर जब काई बी 0 है तो पी बी कितना होगा 0। ठीक है, काई बी 0 है तो पी बी कितना होगा यहां पर 0, और जब काई बी 1 है तो पी बी की वैल्यू कुछ पी नॉट बी के बराबर होगी। समझ आ रहा है, वो पी नॉट बी के बराबर होगी। उल्टा बनेगा ग्राफ, है ना, क्योंकि सिचुएशन उल्टा हो गया है, काई बी 0 है, यहाँ काई बी 1 है। अगर हम इसको मिलाते हुए एक सिचुएशन देख लें ऐसे, इसको इस रेखा को मिला लें, न्यू, ये किसको प्रदर्शित करेगा पीबी को, ये किसको प्रदर्शित करेगा पीबी को, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है पीए को, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है पीबी को। अगर हम इन दोनों को मिलाकर एक लाइन खींचे यहां, जो इन दोनों को मिला दे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे थोड़ा सा और, अब जो मैं लाइन खींच रहा हूं, ये किसे प्रदर्शित करेगा पी को। अब तुम बोलोगे सर आप कुछ भी मिला दोगे और बोलोगे पी है, तो क्यों माने हम जानते हैं कि किसी भी द्विअंगी विलयन के लिए P बराबर होता है पी ए प्लस पी बी। ठीक है, किसी भी द्विअंगी विलयन के लिए क्या होता है, P बराबर क्या होता है पी ए प्लस पी बी। कोई भी पॉइंट पर इस ग्राफ में 0 से 1 तक कोई भी एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पर हम मार्क कर लेते हैं कुछ इस तरह से एक लाइन ऐसे, एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एक लाइन मार्क कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक का मान जो है वो किसका मान है पी ए का, है ना। येलो लाइन यहां पे कट कर रही है, और यहां तक का मान किसका है, ध्यान दो, पीबी का। तो अगर मैं पेन यूज करूं तो इतना बड़ा अमाउंट जो है, ये अमाउंट, ठीक, एक मिनट, पेन यूज करूं तो इतना बड़ा अमाउंट जो है ये पी ए है ना, और ये वाला अमाउंट जो है वो क्या है पीबी है। अगर मैं इसमें पीबी को जोड़ दूं तो, पीए को जोड़ दूं तो ये पी है, ये पीबी है। अगर पीए की वैल्यू मैंने पेन से ऐसे मार्क करी, देखो इतना पीए है, इसको अगर मैं पीबी से जोड़ दूं तो देखो क्या मिल रहा है, व्हाइट लाइन नहीं मिल रहा है, क्या है पी। समझ में आया। तो व्हाइट लाइन किसको प्रदर्शित करेगा, पी को प्रदर्शित करेगा। अब मैं बात किसकी कर रहा हूं, इसके लिए इसका चिन्हांकन कर लेते हैं, है ना। दिस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है इसे ओ ले ले रहा हूं, ये वाला पॉइंट एम ले लेते हैं, इस वाले पॉइंट को एन ले लेते हैं, इस वाले पॉइंट को टी ले लेते हैं, कुछ भी ऐसे चिन्हांकन है। किसी भी कंडीशन में जब हम पीए को, यहां पे बहुत सारे ऐसे रेफरेंस लाइन खींच सकते हैं बेटा, और किसी भी लाइन में अगर तू ये जो पीए की वैल्यू है उसको पीबी की वैल्यू से ऐड करेगी तो ये व्हाइट लाइन पर आएगा पी की वैल्यू। ये पूरा वैल्यू यहां से यहां तक का क्या है पी है, ये क्या है पीए है, ये क्या है पीबी है। तो पीए को पीबी में ऐड करेगी
तो क्या मिलेगा, P मिलेगा। PA को, है ना, PA को PB में ऐड करने पर P मिलेगा। PA प्लस PB इज इक्वल टू द होल वन P। ये है PA, ये PB के ऊपर रखा, देखो P मिल गया। तुम अगर स्केल में इसको बनाओगे तो किसी भी जगह ऐसे ब्लू टाइप के और लाइन खींच सकते हो और उस लाइन पर नाप कर देख सकते हो। नापोगे ना तो भी सेम आएगा, समझ आया? अगर नाप लोगे उसको तो भी सेम आएगा, है ना? चलो अब इसका कथन समझने और बोलने की कोशिश करते हैं। राउल्ट के नियम के ग्राफी निरूपण के लिए आवश्यक जो चित्र है वो प्रदर्शित है, जिसमें एक्स अक्ष में मोल प्रभाज और वाई अक्ष में वाष्प दाब को लेकर ग्राफ खींचा गया है। वक्र से स्पष्ट है कि विलायक की अनुपस्थिति में विलायक द्वारा आरोपित दाब शून्य है, जबकि शुद्ध विलायक की उपस्थिति में विलायक द्वारा आरोपित वाष्प दाब P0 A है। अतः वक्र OM विलायक के वाष्प दाब को प्रदर्शित करेगा। इसी समय विलेय की अनुपस्थिति में विलेय द्वारा आरोपित वाष्प दाब शून्य है, किंतु शुद्ध विलेय की उपस्थिति में विलेय द्वारा आरोपित वाष्प दाब P0 B है। अतः वक्र TN विलेय के वाष्प दाब को प्रदर्शित करेगा। चूंकि किसी भी स्थिति में विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब और विलेय के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, हम इसको नीचे भी मार्क कर रखे हैं, है ना। चूंकि किसी भी स्थिति में विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब और विलेय के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है, अतः वक्र NM किसको प्रदर्शित करेगा, विलयन के वाष्प दाब को। और इस तरह से हम लोगों ने विलयन के वाष्प दाब को भी प्रदर्शित कर लिया। यह वक्र राउल्ट के नियम पर आधारित है, क्योंकि हम देख रहे हैं PA इज इक्वल टू P0 A इंटू काई A, PB इज इक्वल टू P0 B इंटू काई B। ये सभी सरल रेखा के समीकरण से तुलनीय है और वक्र सारे किस तरह के दिखाई दे रहे हैं, सरल रेखा के, स्ट्रेट लाइन। सभी के सभी क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक, तो होता है इस तरह से राउल्ट के नियम हम लोगों ने बना लिया किसी वाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए। ठीक, अवाष्पशील विलेय वाले विलयन में PB की वैल्यू हमेशा 0 होगी, तो ये वक्र जो है वो यहां आ जाएगा सीधा, तो फिर जो व्हाइट लाइन है वो येलो लाइन ही होगी, है ना। मतलब अगर तुम अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए निकालोगे तो ग्राफ कुछ इस तरह का ही नजर आएगा, क्योंकि PB की वैल्यू प्रत्येक स्थिति में चाहे काई B 1 है चाहे काई B 0 है, 0 ही होगी, क्योंकि विलेय अवाष्पशील है तो उसका कोई वाष्प ही नहीं बनेगा, तो उसका कोई दाब ही नहीं लगेगा। तो इस केस में PA और P जो है वो बराबर होंगे। तो अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए ग्राफ कुछ इस तरह का होगा और वाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। ठीक, मतलब डिजाइन की बात कर रहा हूँ, वो वाला डिजाइन टाइप का ही दिखेगा। समझ आया? तो इस तरह से हम लोगों ने राउल्ट के नियम का ग्राफी निरूपण कंप्लीट कर लिया। अब बच्चों, आज हम लोगों ने राउल्ट के नियम और उस पर आधारित जो डेरिवेशन है और जो ग्राफी निरूपण है उसे कंप्लीट किया। इस तरह से पहला अणुसंख्यक गुणधर्म हमारा कंप्लीट हुआ। हमारे चैप्टर में जो और 3 अणुसंख्यक गुणधर्म है, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, इनको आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।